लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। दिल्ली की तिहाड़ जेल सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि अपराधियों का किला मानी जाती है। 16 मार्च 1986 की रात यहाँ सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन ये रात कोई मामूली रात नहीं थी। तिहाड़ की मोटी दीवारों के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। उस रात जेल के सारे गार्ड्स और कर्मचारी गहरी नींद में सो रहे थे और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब उस एक आदमी का प्लान था जिसे दुनिया चार्ल्स सोबराज यानी बिकनी किलर के नाम से जानती थी। वो इतना शातिर था कि उसने पूरी दुनिया की पुलिस को बेवकूफ बनाया था। अब वो भारत की सबसे सेफ जेल में था, लेकिन उसके दिमाग में तो बस भागने का ही प्लान चल रहा था। अगली सुबह सबसे पहले एक सिपाही आनंद प्रकाश ने इस कांड का खुलासा किया। वो जेल के पास बने क्वार्टर तक भागा भागा पहुंचा और उसका चेहरा मोटे कपड़े से ढका हुआ था। उसने किसी तरह उप अधीक्षक के दफ्तर की घंटी बजाई, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस इतना बोल पाया कि दौड़िए जनाब, जल्दी दौड़िए। जब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वीडी पुष्करना वहां पहुंचे तो उनके दिमाग के तो होश ही उड़ गए। जेल के सारे गेट्स खुले थे। ड्यूटी पर मौजूद अफसर, गेट कीपर सब या तो सोए पड़े थे या सदमे में थे। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जेल के दरवाजों की चाबियां भी गायब थी। तमिलनाडु पुलिस के जवान, जिन्हें खास तौर पर सिर्फ इसलिए वहां रखा गया था ताकि वो भाषा से अलग होने की वजह से उत्तर भारत के अपराधियों से घुले मिले नहीं, वे भी बेहोश पड़े थे। ठीक उसी समय तिहाड़ जेल के एक अधिकारी सुनील गुप्ता अपने घर पर टीवी पर फिल्म देख रहे थे। तभी टीवी पर वो फिल्म रुक गई और एक ब्रेकिंग न्यूज आई। चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल से भाग गया। सुनील गुप्ता तुरंत जेल पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा फिर वो कभी भूले नहीं। हर बेहोश सिपाही के हाथ में 50 रुपये का एक नोट फंसा हुआ था। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्मी कहानी हो। ये साफ था कि सोबराज ने अपना बर्थडे मनाने का बहाना किया था। उसने सिपाहियों को 50 रुपये का लालच दिया और फिर उन्हें नशीली दवाइयों वाली मिठाई खिला दी। उस मिठाई को खाते ही वे सब बेहोश हो गए। जांच हुई तो पता चला कि कुछ ही दिन पहले एक ब्रिटिश आदमी डेविड हॉल को तिहाड़ से रिहा किया गया था। उसे ड्रग्स की तस्करी के लिए पकड़ा गया था। शोभराज ने उसकी जमानत के लिए पेपर लिखने में मदद की थी और इसी वजह से दोनों की दोस्ती हो गई। रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। शोभराज के भागने से पहले हॉल उससे मिलने के लिए आया था और उसे एक पैकेट दिया था। सोचिए, डेविड हॉल वो सिर्फ 12,000 रुपये की छोटी सी जमानत पर छूट गया था। कोई भी आम अपराधी अब जमानत मिलने के बाद सीधे अपने घर जाता है या कहीं गायब हो जाता है, पर हॉल तो तिहाड़ वापस आया और शोभराज को भागने में मदद भी करता है। भागने के लिए तिहाड़ जेल के बाहर एक गाड़ी चार्ल्स सोबराज का इंतजार कर रही थी और वो ऐसे ही नहीं निकल गया। इस खेल को और भी मुश्किल बनाने के लिए और भी थ्रिल दिखाने के लिए वो अपने साथ एक जेल के सिपाही को भी किडनैप करके ले गया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि बाहर खड़े तमिलनाडु पुलिस के जवानों को लगे कि पुलिस की मर्जी से ही सोबराज बाहर जा रहा है। तो उस रात तिहाड़ के 900 कैदियों में से 12 कैदी भाग गए थे। पर यह कहानी उन 12 कैदी की नहीं थी। यह कहानी थी उस एक मास्टरमाइंड की जिसने जेल के अंदर रहकर एक ऐसा प्लान बनाया जो आज भी सबसे बड़े क्राइम थ्रिलर से भी ज्यादा फिल्मी लगती है। ये सिर्फ जेल ब्रेक की नहीं बल्कि दिमाग के उस शातिर खेल की कहानी थी जिसमें एक अपराधी पुलिस और कानून दोनों को अपनी धुन पर नचाया करता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चार्ल्स कभी भागने के लिए भागा ही नहीं था। वो भागा इसलिए था ताकि वो पकड़ लिया जाए और उसे तिहाड़ जेल में दुगनी सजा काटनी पड़े। नहीं समझ में आया ना? कैसे समझ में आएगा? ये बात आपको नेटफ्लिक्स के फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे में नहीं बताया गया होगा ना, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। नेटफ्लिक्स पर जो आपने फिल्म देखी होगी इंस्पेक्टर जेंडे, उसमें बस चार्ल्स सोबराज को पकड़ने की कहानी है।
लेकिन चार्ल्स सोबराज भागा क्यों था और पकड़ा कैसे गया, क्या थी इसके पीछे की उसकी पूरी कहानी, वो मैं बताऊंगा अब कि आखिर कार्ल भोजराज, ओह माफ कीजिएगा, चार्ल्स सोबराज, असल जिंदगी में यही नाम है, तो आखिर पकड़े जाने के लिए वो जेल से क्यों भागा, क्यों अपनी सजा वो दुगनी करवाना चाहता था। इसे समझने के लिए हमें लौटकर सीधे उस दिन पर जाना होगा जब चार्ल्स तिहाड़ जेल से भागा था। तो तिहाड़ से चार्ल्स के भागने के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी हो गया। एक खतरनाक अपराधी खुलेआम घूम रहा था जिसे पकड़ने के लिए पूरी पुलिस लगा दी गई थी। लेकिन चार्ल्स सोबराज को ढूंढना रेत में सुई खोजने जैसा था। दिल्ली से भागने के बाद चार्ल्स और रिचर्ड पहले मुंबई पहुंचे, पर उनकी असली मंजिल कुछ और ही थी। चार्ल्स को भारत में अगर कोई जगह सबसे ज्यादा पसंद थी तो वो थी गोवा। मुंबई टू गोवा वाला गोवा। उसकी नज़र में गोवा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सुरक्षित ठिकाना था। उसे गोवा का हिप्पी कल्चर बहुत पसंद था, जहां उसे पार्टियों में जाना, भीड़ में घुल मिल जाना और नए शिकार की खोज करने की पूरी आज़ादी होती थी। गोवा की यही भीड़ और खुलापन उसके लिए एक कवच बन गया था, जहां पुलिस उसे चाहकर भी ढूंढ नहीं पाती थी। गोवा पहुंचकर चार्ल्स ने अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया। हुलिया बदलने में वो बहुत ही माहिर था। आप अगर उसके ओरिजिनल पिक्चर्स को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चार्ल्स कब कैसे दिखता था। और गोवा में भेष बदलने के बाद वो एक भागा हुआ अपराधी नहीं बल्कि छुट्टियों पर आया हुआ एक बेपरवाह स्टूडेंट लग रहा था। उसकी चाल में कोई जल्दीबाजी नहीं थी, चेहरे पर कोई शिकन नहीं था कि वो जेल से भागा हुआ कैदी है, और उसकी बातों में डर का भी कोई नामो निशान नहीं था। यही था चार्ल्स सोबराज। वो आराम से घूमता, लोगों से मिलता जुलता, पार्टियों में जाता, कभी कभी तो पुलिस की गाड़ी को देखकर मुस्कुरा भी देता कि मैं तो भाग गया, तुम्हारे पकड़ में नहीं आऊँगा। उसको इतना आत्मविश्वास था, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था जो कोई भी देखकर सुनकर चौंक जाए। और इधर पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि एक भागा हुआ अपराधी इतनी बेफिक्री से कैसे घूम सकता है। क्या उसे पकड़े जाने का थोड़ा सा भी डर नहीं था? यह माना जाता है कि ये उसकी सोची समझी चाल थी तिहाड़ जेल से भागना। वो जेल से इसलिए भागा था ताकि उसे पकड़ा जा सके। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही चार्ल्स सोबराज का असली दाव था। ऐसे ही मास्टरमाइंड नहीं कहते हैं उसे। दरअसल उसने भारतीय कानून को अच्छी तरह से समझ रखा था। वो 10 साल की सजा पहले ही काट चुका था, और भारतीय कानून के अनुसार अगर कोई दोबारा पकड़ा जाता है जेल से भागने के बाद तो उसे 10 साल की और सजा होती है। इस तरह कुल 20 साल की सजा भारत में वो काट लेता। लेकिन सवाल ये है कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जेल जाने वाला आदमी तो यही सोचता है कि सजा कम हो जाए, वो अपनी सजा दुगनी क्यों करना चाहता था? इस शातिर दिमाग के पीछे वजह बहुत गहरी थी। थाईलैंड में उसके खिलाफ मौत की सजा का आदेश था, जिसकी समय सीमा 20 साल थी। यदि वो 20 साल तक थाईलैंड में पेश नहीं होता तो उसकी मौत की सजा का जो आदेश था वो अपने आप ही खत्म हो जाती। भारत में 10 साल की सजा वो पहले ही काट चुका था। अब वो जानबूझकर दोबारा से पकड़ा जाना चाहता था ताकि अगला 10 साल भी जो है वो भारत में ही कट जाए और थाईलैंड में अपनी मौत की सजा से वो बच जाए, वहाँ जो उसकी मियाद है वो ख़त्म हो जाए। ये सब उसका एक बहुत ही खतरनाक और शातिर प्लान था जिसने सभी को हैरान कर दिया। उसने अपनी इस चाल के जरिए पुलिस को भ्रम में डाल रखा था। वो जानता था कि पुलिस उसके सीक्रेट लोकेशन, अंधेरे कोनों और सुनसान रास्तों पर उसे ढूंढेगी, जबकि वो तो भीड़ के बीच में, हिप्पियों की महफिल में और पार्टियों में रौनक बढ़ा रहा था। लेकिन एक आदमी था जिसकी सोच सबसे अलग थी। एक ऐसा आदमी जो इस मास्टरमाइंड को पहचानता था। मुंबई पुलिस के एसीपी मधुकर जेंडे की पहचान एक सुपर कॉप के रूप में थी। वे अपने काम में माहिर थे और उनकी पैनी नजर अपराधियों के दिमाग में चल रही अगली चाल को भी भांप लेती थी। जब चार्ल्स सोबराज के भागने का मामला मुंबई पुलिस के पास आया तो अधिकारियों ने तुरंत ये जिम्मेदारी जेंडे को सौंप दी।
इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि मधुकर जेंडे पहले भी चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार कर चुके थे। मतलब नेटफ्लिक्स के फिल्म में जो ये बात दिखाई गई है वो बिल्कुल सही थी। शोभराज ने मुंबई में एक कार को जबरदस्ती छीना था और इसी मामले में जेंडे ने पहली बार सलाखों के पीछे डाला था। चार्ल्स शोभराज को उन्होंने पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, सलाखों के पीछे किया था और एक बार फिर से उनके पास चार्ल्स शोभराज को पकड़ने की जिम्मेदारी आई। जेंडे अपनी टीम के साथ तुरंत गोवा के लिए निकल गए। उन्हें पता था कि शोभराज कहीं भी जाए गोवा जरूर जाएगा, लेकिन गोवा पहुंचकर उन्हें निराशा हाथ लगी। दिन गुजरते गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शोभराज किसी भूत की तरह गायब हो गया। टीम के जितने भी मेंबर्स थे सभी हताश होने लगे, परेशान होने लगे। मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए ना कि डिमोरलाइज नहीं हो जाता ऐसे कि यार यहाँ आया कोई मिल ही नहीं रहा है। लेकिन जेंडे को अपनी अंदर की आवाज़ पर पूरा भरोसा था। उनका इंस्टिंक्ट कहता था कि ये चार्ल्स यहीं गोवा में है। उन्हें एक जगह पर शक था, एक रेस्टोरेंट जिसका नाम ओक्वेरियो था। ये रेस्टोरेंट पंजिम के पोरवरम इलाके में था और गोवा के हिप्पी कल्चर का एक बड़ा सेंटर माना जाता था। जेंडे को पता था कि शोभराज जो है वो हिप्पी कल्चर, महिलाएं और ड्रिंक्स पसंद आदमी है और ये सभी चीज़ उसे यहाँ पे ही मिलेगा और यहाँ वो जरूर आएगा। मधुकर जेंडे अपने टीम को वापस भेज देते हैं और खुद अकेले ही हर रात उस रेस्टोरेंट में जाने लगे। वो एक नॉर्मल कस्टमर की तरह किसी एक कोने में बैठ जाते, कॉफ़ी या पुडिंग ऑर्डर करते और आसपास के लोगों पर पैनी नज़र रखते। जैसा आप फिल्मों में देखते हैं ना कि कोई डिटेक्टिव एक किसी होटल के टेबल पर बैठ जाता है और चारों तरफ अपनी नज़र जो है घुमाता रहता है, ठीक ऐसा ही फिल्मी अंदाज में जेंडे रोज़ वहाँ जाते थे और यही चीज़ करते थे रेगुलर बेसिस पे। फिल्म में ये चीज़ भी ठीक है, सही दिखाया गया है। रातें और हफ्ते गुजर गए लेकिन चार्ल्स शोभराज का कोई अता पता नहीं था। फिर आया अप्रैल 1986 की एक शाम। जेंडे हमेशा की तरह ओक्वेरियो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र दाढ़ी वाले एक आदमी पे पड़ी जो उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उस आदमी ने अपना हुलिया काफ़ी बदल रखा था पर जेंडे का दिल तेजी से धड़का। दाढ़ी के पीछे छिपी वो जानी पहचानी सी सूरत उन्हें साफ दिख रही थी। वो चार्ल्स शोभराज ही था। शोभराज ने एक ऐसी टेबल चुनी जिसकी पीठ जेंडे की तरफ ही मुड़ी थी। जैसे कि ये बैठे हुए हैं जेंडे और इसके ठीक पीछे बैठा हुआ है कौन? चार्ल्स शोभराज। वो बेफिक्र होकर अपनी पुडिंग और कॉफी का इंतजार करने लगा। जेंडे उस वक्त अपने दिल की धड़कन को भी महसूस कर सकते थे। वो पल था जिसका वो 1 महीने से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धीरे से अपनी कुर्सी उठाई और पीछे की तरफ जो है वो जाकर मुड़े और जोर से चार्ल्स शोभराज को पकड़ लिया। चार्ल्स अचानक से हुए इस हमले से चौंक गया। जब जेंडे ने उसे अपनी तरफ घुमाया तो उनकी आंखें मिली। चार्ल्स कुछ कह पाता इससे पहले ही जेंडे ने उसे देखकर कहा, हेलो मिस्टर चार्ल्स, हाउ आर यू? चार्ल्स का चेहरा पीला पड़ गया। ये वो लाइन थी जो वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूला। जिस तरह से जेंडे ने उसे फिल्मी अंदाज में पकड़ा, उसने चार्ल्स को अंदर तक हिला दिया था। लेकिन जेंडे को पता था कि ये शांत दिखने वाला आदमी जितना शातिर है और उतना ही खतरनाक भी है। उनके पास हथकड़ी नहीं थी। उन्होंने तुरंत वेटर से रस्सी लाने को कहा। रस्सी आई और चार्ल्स को कसकर बांध दिया गया, क्योंकि आपको पता है चार्ल्स सिर्फ एक कॉन मैन ही नहीं था बल्कि वो हत्यारा भी था। उसने कई मर्डर्स किए थे तो उस पर कोई भरोसा किया नहीं जा सकता था। इसके बाद चार्ल्स को जीप में बिठाकर मुंबई ले जाना था। ये 11 घंटे का लंबा सफर था और जेंडे जानते थे कि ये अपराधी कुछ भी कर सकता है। जीप की पिछली सीट पर उसे नीचे लिटा दिया गया। इतना ही नहीं, उसके ऊपर 2 पुलिस कांस्टेबल को बैठा दिया गया ताकि वो हिल भी ना सके। पूरे सफर में चार्ल्स शांत रहा पर किसी को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मुंबई पहुंचकर चार्ल्स पर दोबारा मुकदमा चला और इस बार भी उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। उसे 10 साल की और सजा हुई और उसे वापस से तिहाड़ जेल भेज दिया गया। चार्ल्स शोभराज ने अपनी इस चाल से थाईलैंड में अपनी मौत की सजा को
टाल देता है। आज भी गोवा के ओक्वेरियो रेस्टोरेंट में उसी टेबल पर जहां चार्ल्स शोभराज को पकड़ा गया था उसकी एक मूर्ति लगी है। ये मूर्ति सिर्फ एक अपराधी की नहीं है बल्कि एक ऐसे शातिर दिमाग की कहानी बताती है जिसने अपनी गिरफ्तारी को भी अपनी आज़ादी का रास्ता बना लिया था। और ये तो चार्ल्स शोभराज की सिर्फ एक कहानी है। चार्ल्स शोभराज की इतनी कहानियां हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। वो एक ऐसा अपराधी था जो कि मास्टरमाइंड था, कॉनमैन था, मर्डरर भी था, प्लानर भी था और भी ना जाने वो कितना कुछ था। उसके कई रूप हैं, कई लोग उसे एक अच्छे आदमी के तौर पर भी देखते हैं, कई लोगों के लिए वो मर्डरर भी है। आप उसके बारे में जब कहानियाँ सुनेंगे तो आपको लगेगा क्या था ये इंसान। इंडिया का भी था, कई देशों का था। उसके मदर यहाँ से थी तो फादर कहीं और से। ऐसी कई कहानियाँ हैं चार्ल्स शोभराज के बारे में। तो अगर आप कहेंगे तो और भी कहानी मैं चार्ल्स शोभराज की लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर इस कहानी पर आप कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से चार्ल्स शोभराज की कोई और कहानी लेकर आऊँगा। अगर आपके मन में भी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं सुनाऊँ तो उसे भी कमेंट में लिखिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।